जी के आसिफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आपकी कमेंट्री से भी हम लुत्फानंदोज होते रहते हैं, और आप जो खास तौर पे जो आप रिव्यूज देते हैं आके, और आप अपने प्रोग्राम में आके क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, बड़ा मजा आता है और हम लोग बड़े शौक से सुनते हैं। आज हमने आपको पकड़ लिया कि सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि ये जो ऑस्ट्रेलिया की टीम 24 साल बाद आ रही है, और हमें खुशखबरी एक तो ये मिल रही है, दूसरी खुशखबरी ये मिल रही है कि शायद ये अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ आ रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए सुना है कि बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि अभी तक जितनी टीमें पहले आई थी कोई ये खबर हमें नहीं मिल सकी थी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदद किया, और मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर के लिए कि ऑस्ट्रेलिया की टीम विजिट कर रही है, टूर कर रही है और पूरी स्ट्रेंथ के साथ कर रही है। आप देखें, पैट कमिंग्स आ रहे हैं, मिचेल स्टार्क आ रहे हैं, स्टीव स्मिथ आ रहे हैं, आ रहे हैं, ट्रेविस हेड आ रहे हैं, उन डेविड वार्नर आ रहे हैं, और सारी चीज़ें ये आप देखें कि जब सारे प्लेयर्स यहाँ पर आकर परफॉर्म करेंगे, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, कराची में, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, और यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट होगी, फिर T20 और वनडे क्रिकेट होगी, तो पाकिस्तानी नेशन जो है वो जो इस्लाम के बाद क्रिकेट को अपना दूसरा रिलीजन मानती है, तो वो ये चीज़ मिस कर रही थी पिछले 20 साल से कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो पाकिस्तान में आए और परफॉर्म करे। मुझे याद पड़ता है कि जब लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया ने टूर किया था, तो पाकिस्तान की कारकर्दगी कुछ अच्छी नहीं रही थी, और हम वनडे सीरीज 3-0 से हार गए थे, और टेस्ट सीरीज हम 1-0 से हार गए थे। और उस वक्त हम आमिर सुहेल को एक्शन में देखते थे, सईद अनवर को एक्शन में देखते थे, वसीम अकरम होते थे, शोएब अख्तर थे, और दूसरी जानिब वहाँ से रिकी पोंटिंग, एडम गिलक्रिस्ट, मैकडर्मिट, ग्लेन मैकग्राथ, डेमियन फ्लेमिंग। लेकिन अब जो नई हमारे पाकिस्तान की जो यूथ है, वो अब परफॉर्म करते हुए देखेंगे डेविड वार्नर को, स्टीव स्मिथ को, और दूसरी जानिब हम खुद देखेंगे कि बाबर आजम पैट कमिंग्स को कैसे उनका मुकाबला करते हैं, मिचेल स्टार्क को कैसे खेलते हैं, रिजवान की क्लास देखने को मिलेगी, फवाद आलम की बैटिंग देखने को मिलेगी, और शाहीन शाह अफरीदी की स्विंगिंग डिलीवरीज देखने को मिलेंगी। तो आई थिंक कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है, और मैं अभी से प्लान कर रहा हूँ कि मैंने इस मैच को कैसे देखना है, और मैंने आज से दोस्तों से डिस्कशन भी शुरू कर दी है कि इसको हम बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है, और जिस तरह न्यूजीलैंड की टीम आई थी और वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ नहीं आए, उनके कैप्टन केन विलियमसन नहीं थे, टिम साउथी नहीं थे, उनके साथ साथ ट्रेंट बोल्ट नहीं थे, तो आई थिंक के उस वक्त आई थिंक टिम साउथी थे और ट्रेंट बोल्ट नहीं थे, इफ आई एम नॉट गेटिंग रॉन्ग। सो मेरा ख्याल ये कि, और वो फिर टूर किए बगैर चले गए, तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा धचका लगा था। लेकिन अब ये ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है, आई थिंक कि जो पिछले हमारे लॉसेस हैं वो काफ़ी कॉम्पनसेट होंगे, और इससे पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। अच्छा, अभी जो एक कंफ्यूजन एक चल रही थी, जो हम सुन रहे थे कि शायद ऐसा मसला है कि कराची का एक जो स्टार्ट कराची से होना था, तो कराची का टेस्ट ड्रॉप हो रहा था, और कहा जा रहा था कि शायद पिंडी के टेस्ट से शुरू हो जाए। पिंडी का मेरा ख्याल है 12 मार्च से शुरू होना था। वो कंफ्यूजन इज क्लियर्ड नाउ, द स्केड्यूल इज फुल एंड फाइनल अवार्ड। जी बिल्कुल ऐसा ही है। पहले ये अनाउंस हुआ था कि कराची में टेस्ट होगा और टेस्ट मैच होगा पहले, लेकिन फिर अब जो पीसीबी ने अनाउंस किया है उसमें रावलपिंडी में एक टेस्ट होगा, फिर कराची, फिर लाहौर, और फिर 3 T20 और वनडे जो हैं वो भी रावलपिंडी में खेले जाएंगे। तो आई थिंक चीज़ें अब क्लियर हो गई हैं, और आप बहुत जल्द देखेंगे कि पाकिस्तान का स्क्वाड भी अनाउंस हो जाएगा। ये इट्स अ न्यूज, T20 और वनडे पिंडी में खेले जाएंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, वो लाहौर में नहीं खेले जाएंगे? अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज वो रावलपिंडी में खेले जाएंगे। रावलपिंडी में खेले जाएंगे। लवली लवली। जी। अच्छा, अब हम आते हैं जो आज का जो रौला चल रहा है और असल मसाइल चल रहे हैं, वो PSL जो है वो वॉर ऑफ 6 है, जो 6 टीमें हैं, 6 टीमें हैं, और वो खेल रही हैं आपस में। तो उनका फर्स्ट लेग जो है वो कराची का खत्म हो गया, और इसके बाद जाहिर बात है हम जा रहे हैं लाहौर में, और 10th से वहां पे मैचेस शुरू हो जाएंगे। अभी हर टीम ने 5-5 मैचेस खेल लिए। हम हर किसी को क्विकली रिव्यू करते हैं, और आपसे मैंने
हर किसी का पूछना स्टार्ट ऑब्वियसली मुल्तान सुल्तान से करते हैं, उसके बगैर हो नहीं सकता क्योंकि मुल्तान ही सुल्तान है आजकल। तो उन्होंने जो अपने 5 मैचेस खेल लिए जिनमें से उन्होंने कोई मैच नहीं हारा, 10 पॉइंट्स हैं उनके मैक्सिमम, मेरा ख्याल है ये भी हिस्ट्री होगी क्योंकि अभी तक कोई मैच नहीं उन्होंने हारा, और 1.073 के रन रेट से उन्होंने जो है वो स्कोर किया है। तो आप इसके बारे में बताएं कि वैसे इसके बारे में आपने क्या बताना है, आपने बहुत अच्छा मैच आगे चले लेकिन फिर भी वाह वाह वाह, क्या कैप्टेंसी का मसला है, टीम बहुत अच्छी चुनी है, ये क्या हुआ है क्विकली? सारी चीजें इसमें हैं, कैप्टन बहुत अच्छे हैं, टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, और सबसे ज्यादा क्रेडिट जो है वो कैप्टन को ही जाता है, क्योंकि जब आप मुल्तान सुल्तान जब फर्स्ट टाइम आई थी तो आपने देखा था कि शान मसूद उनके कैप्टन थे, और शान मसूद उस तरह लीड नहीं कर पाए, मुल्तान सुल्तान सबसे आखिरी नंबर पे आई। फिर इस वक्त मुल्तान सुल्तान जो है वो डिफेंडिंग चैंपियंस है, और जिस तरह से वो खेल रहे हैं मुझे तो नहीं लग रहा कि उनको हराना जो है वो आसान होगा। तो ये मुल्तान सुल्तान के जो कैप्टन है रिजवान, जब कराची किंग्स में थे तो आपको याद होगा कि उनको टीम स्क्वाड में नहीं रखा जाता था कि जगह नहीं बन पा रही। तो जब वो दूसरी टीम में आए, कैप्टन आए, तो फिर वो ऐसा आया कि वो छा गए। सो आई थिंक कि मुल्तान सुल्तान की सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आप तीनों डिपार्टमेंट्स, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग और स्पिन बॉलिंग भी ज़बरदस्त तरीके से इमरान ताहिर उसको लीड कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये कि मुल्तान इस वक्त स्टिल सुल्तान है। तो वो हमने एक ये खबर भी सुनी थी कि इमाद वसीम से जब उस टाइम पे किसी ने पूछा था रिजवान के बारे में तो उन्होंने कहा था कि नहीं यार इसकी पावर हिटिंग ठीक नहीं है, वाज इट लाइक दैट और व्हाट? बिल्कुल, इमाद वसीम ने ये बात कही थी कि हमें उनसे ज़्यादा जो है वो चैडविक को वो जो है वो खिलाते थे कि हमें वो पावर हिटर नहीं और विकेट कीपिंग भी अच्छी करते हैं तो उनकी जगह नहीं बनती। लेकिन मेरा ख्याल है कि रिजवान के बैट ने और विकेट कीपिंग ने सबकी जुबान को खामोश कर दिया है, और यही तरीक़ाकार होता है कि जो एक बड़ा प्लेयर होता है वो अपने बल्ले से, बॉल से, वो अपने क्रिटिक्स को खामोश करवा देता है। सो आई थिंक इमाद वसीम को अपनी गलती का एहसास ज़रूर हो रहा होगा। और खास तौर पे रिजवान की जो स्मूथ सेलिंग है क्योंकि वो कैप्टेंसी इस तरह उसमें स्क्रीन पे जो हम देख रहे होते हैं डोमिनेट नहीं कर रही होती कैप्टेंसी, कि वो कोई किसी पे जो है वो चीजें थोप रहा है या कुछ कर रहा है, जितनी स्मूथली जितना अच्छे तरीके से वो चल रहा हो, शायद उस वजह से भी प्लेयर्स का एक मोमेंटम बनता है और एक एसोसिएशन उसके साथ डेवलप होती है। इज इट लाइक दैट? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जो लोग क्रिकेट समझते हैं वो ये बात करते हैं कि जो कैप्टन होता है वो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से नहीं पता चलता कि वो कैप्टन है। उसके डिसीजन से पता चलता है कि वो कैप्टन है, और वो ट्रू। जितना कूल और वाह। काम रहेगा वो अच्छे फैसले कर सकेगा। कोई सोच सकता था कि खुशदिल शाह को वो स्पिनर बना देंगे, और एक ऐसा स्पिनर बना देंगे जो हर मैच का पासा पलट रहा होगा, हर मैच में 3-3 जो 4 अनबीटेबल 4-6 हो आउट कर रहा होगा। जाए कोई कोई सोच सकता था कि शान मसूद जो है वो इस तरह से बैटिंग कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कैप्टन के उसमें आती हैं, और आप देखिए कि रिजवान किसी भी मोमेंट में मैच हार भी रहे होंगे तो वो स्माइल कर रहे होंगे, मैच स्माइल क्लोज कर हो रहा रहे होगा हैं। तो वो स्माइल कर रहे होंगे। वो क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट। और हम बार बार कहते हैं कि ये चीज़ हमें सीखनी है केन विलियमसन से, हमें सीखना है कि महेंद्र सिंह धोनी कैसे परफॉर्म करते थे, अपनी टीम से वो कैसे परफॉर्मेंस लेते थे। सौरव गंगोली को आप देख लीजिए। तो मेरा ख्याल ये है कि ये यंगस्टर्स के लिए सीखने के लिए, जो और क्रिकेट में आना चाहते हैं, सॉरी, या क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो देखें कि रिजवान कैसे अपनी टीम को लीड कर रहे हैं। सो ये रिजवान जो है वो अब एक एग्जाम्पल बन चुके हैं, ट्रेंड सेटर बन चुके हैं कि पाकिस्तान में एक बड़ा जो बाबर आजम के बाद एक बड़ा कैप्टन पाकिस्तान को मिलने वाला है। आई एम गिविंग यू एंड आई एम टेलिंग यू दिस। कमिंग टू इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर की जो है इसमें दौड़ लगी रही, कभी लाहौर कलंदर नंबर 2 पे आता था, कभी इस्लामाबाद नंबर 2 पे आ जाता था, लेकिन अब जब ये फर्स्ट 5 मैचेस खत्म हो चुके हुए हैं, फर्स्ट 5 मैचेस हर टीम ने खेल लिए हुए हैं, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 5 मैचेस खेले हैं, उसमें 3 जीते हैं और 2 हारे हैं और 6 पॉइंट्स हैं और 1.019 की एवरेज है। एक मौके पे लग रहा था कि इस्लामाबाद के यूनाइटेड के जो पहले ओपनर्स 2-3 प्लेयर्स हैं वो बहुत हैं पूरे पूरे मुल्क के लिए, लेकिन उसके बाद ये 2 मैचेस में जो है फ्लक्चुएट भी हुए और हारे भी, और अब तो उनके मेन प्लेयर चले भी गए हैं मेरा ख्याल है। बिल्कुल, देखिए तो इस्लामाबाद इसके यूनाइटेड जो है वो बारे में क्या है? उनकी पिक्स बहुत अच्छी होती हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की। जब पॉल स्टर्लिंग को उन्होंने पिक किया था तो मैं थोड़ा सा हैरान था कि पॉल स्टर्लिंग को क्यों पिक किया। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो मैनेजमेंट है, खासतौर पे जो रेहानुल हक हैं,
जो उनके जनरल मैनेजर हैं, वो सारा साल पूरी दुनिया की लीग्स को फॉलो कर रहे होते हैं और देखते हैं कि कौन सा खिलाड़ी कहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, और फिर एक ऐसे खिलाड़ी को पिक करते हैं कि जिसका कोई भी सोच नहीं रहा होता, और फिर पॉल स्टर्लिंग ने करके दिखाया। एलेक्स हेल्स तो खैर बहुत अच्छे बैटिंग फॉर्म में है और खेल भी बहुत अच्छे रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी खासा ये है कि उनके कैप्टन शादाब जो है एक बहुत ही लाइवली कैरेक्टर हैं, फील्डिंग में बहुत जान मारते हैं, बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, और बैटिंग में तो सबको हैरान कर दिया उन्होंने अपने बल्ले से। तो मेरा ख्याल ये कि जो आपके कैप्टन का जो माइंडसेट होता है, एप्टीट्यूड होता है, वो पूरी टीम को इफेक्ट कर रहा होता है और आपको रिफ्लेक्शन नजर आ रही होती है टीम के अंदर। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक दो मैचेस अच्छे नहीं खेले, लेकिन ओवरऑल वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, और मेरा ख्याल ये है कि वो फाइनल 2 में आने की पोजीशन रखते हैं। शादाब के बाद का मैं खुद भी बड़ा क्रिटिक रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो है वो उसकी जब एज ए वाइस कैप्टन वहाँ पे खेलता है तो थोड़ा सा मुझे उस पर एतराज होता है, क्योंकि वो उसकी कोशिश ये होती है कि बैटिंग साइड जो है वो अपनी ज्यादा स्ट्रांग करे, तो बॉलिंग भी उसके हाथ से अक्सर निकल रही होती है, कंट्रोल में नहीं आ रही होती उसमें। लेकिन इस पे डू एग्री विद इट कि उसने इस बार जो है हैरान किया और परेशान किया, और फील्डिंग हो या कैप्टनसी हो या टाइमिंग हो, बड़ा अच्छे तरीके से उसने खेला है। दो एक और पिक थी इनकी, जो वो मोइन खान साहब के बेटे थे उसमें, जिन्होंने कीपिंग भी आके की और बैटिंग भी की। मेरा उस पे पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ ये था कि भाई अगर तो वो पहले खेल लेते हैं, जहां जहां मुल्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड की पहले बारी आई है, तो सॉरी तो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जहां जहां पे मुल्तान सुल्तान की पहले बार इस्लामाबाद यूनाइटेड की पहले बारी आई है, तो उस वक्त तो उन्होंने अच्छा खेला है। ये आजम खान, क्या नाम है इनका, आजम खान, उन्होंने अच्छा खेला। लेकिन जहां जहां बारी आई बाद में आई है, जिसमें वो खेल के आए हैं, जो विकेट कीपिंग करने के बाद आए, उसके बाद उनसे नहीं बैट संभाला गया। तो ये क्या वजह देखिए है? हमारा ख्याल था कि वो देखिए फिट हो गया, वो और ज्यादा हो के आ गया। इरफान साहब अब जो मैं वर्ड्स कहने लगा हूँ शायद आप उसको एडिट कर दें, चलाएं या ना चलाएं, अब इट्स अप टू यू, लेकिन मैं कहूंगा आजम खान की कोई जगह फ्रेंचाइज क्रिकेट में नहीं बनती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर वो मोइन खान के बेटे ना हो, अगर उनके अंकल जो है वो डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर ना हो, अगर नदीम खान। उनके अब्बा जी के दोस्त जो है वो वसीम अकरम ना हो, उनके अब्बा जी के दोस्त जो है वो बड़े बड़े क्रिकेटर्स ना हो, तो मेरा ख्याल ये है कि आजम खान को तो कोई क्लब क्रिकेट भी उस वक्त तक नहीं खेलने देगा जब तक वो अपनी फिटनेस ठीक नहीं करेंगे। आप 10 मैचों में दो मैचों में 10 मैचेस खेलें, 2 मैचों में परफॉर्म करें, ये तो कोई एक लेमैन प्लेयर भी कर सकता है, जिसको ये पता है कि मैंने क्रिकेट खेलनी है, जिसको पता है मैं टीम का स्क्वाड का हिस्सा हूं, मैं कुछ करूंगा नहीं करूंगा, मुझे खिलाया जाएगा। तो इतना बड़ा कॉन्फिडेंस अगर किसी को आप दे दें, और वो फिर भी अगर 10 में से 2 मैचेस में परफॉर्म ना करे, तो फिर वो एक टेस्ट क्रिकेटर का बेटा भी हो, और एक ऐसे टेस्ट क्रिकेटर का बेटा हो कि जिनकी बातें जो है पूरी दुनिया में मशहूर हैं, चाहे वो आईसीएल से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी और लीग से रिलेटेड हो। तो मेरा ख्याल ये है कि आजम खान के हवाले से बहुत इनजस्टिस है, उन प्लेयर्स के साथ इनजस्टिस है जो अच्छा परफॉर्म करते हैं और उनको जगह इसलिए नहीं मिल पाती कि उनके अब्बा या चचा जो है वो पीसीबी में नहीं है या वो तगड़े लोग नहीं है। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे बहुत बड़ी ज्यादती ये फ्रेंचाइज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने की है। माजरत के साथ आप बेशक इसको चलाएं ना अच्छा, चलाएं। इस पे नहीं नहीं बिल्कुल मैं चलाऊंगा, क्यों नहीं चलाऊंगा। इसमें हम ना एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव फिटनेस पे ना एक अलग प्रोग्राम मेरा ख्याल है आपके साथ मैं करूंगा, उसमें उनमें मुख्तलिफ चैप्टर्स लेके चलेंगे, क्योंकि अभी हमने सम अप करने हैं सारी टीम सम अप करनी है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें क्विक हम बात करते हैं। अच्छा, इसमें लोहार के अंदर में जो आफरीदी है, शाहीन आफरीदी, उस पर अगर हम डायरेक्ट बात करें, तो वो जितना काम एंड क्वाइट एज ए कैप्टन लग रहा है, वो एज अ प्लेयर इतना काम एंड क्वाइट नहीं था। एग्रेशन था, गेंदे मारता था, लड़ाइयां करता था, गुस्से करता था सबके साथ उसने। लेकिन अब तो बड़ी अच्छी उसकी तस्वीर मशहूर हो रही है, वो जो उसने हारिस रऊफ के कंधे पे हाथ रख के वो मुस्कुरा रहा है कि ना लिया था, वो व्यू जो लिया था, तो वो आपको इस बार ये एकदम टर्न अप टू बी अ वेरी डिसेंट कैप्टन। आपको लास्ट ईयर याद होगा कि शाहीन शाह अफरीदी और सरफराज के दरमियान एक कॉन्स्पिरेसी मैं आई थी और एक वाकया एग्जैक्टली वही हुआ था बात कर रहा अबू हूँ। धाबी में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली शाहीन शाह अफरीदी ने उनको बाउंसर किया, और सरफराज ने कहा कि तुमने मुझे सॉरी नहीं कहा, और उसके ऊपर बातचीत चली और बहुत लंबी चली गई। तो एक फास्ट बॉलर का एग्रेशन तो होता है, लेकिन अच्छी चीज ये है कि आप अब फास्ट बॉलर के साथ कैप्टन हैं,
और मैंने कहा ना कि आपकी बॉलिंग का अब आपका बांग्लादेश के जब उसने प्लेयर को बॉल मार दी थी, बांग्लादेश में जी जब प्लेयर बिल्कुल को बिल्कुल बॉल मारी थी उसने, फाइन भी हुआ था उस पे, सारा जी कुछ। जी बिल्कुल है। तो ये फास्ट बॉलर का एग्रेशन होता है, लेकिन अब आप ये देख लीजिए कि अगर ये वो चेंज हुए, इट मींस कि वो इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि आई एम अ लीडर नाउ। और लीडर जो होता है वो एग्जाम्पल, वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है, वो एग्जाम्पल सेट करता है। और अच्छी चीज ये कि वो सीनियर प्लेयर्स के साथ गपशप करते हुए नजर आते हैं, हफीज के साथ बातचीत करते हुए नजर आएंगे, डेविड वीजा के साथ बातचीत करते हुए नजर आएंगे, और फखर जमान के साथ कॉन्वर्सेशन में आपको नजर आएंगे। तो बहुत अच्छा कैरेक्टर है, और मैं क्रेडिट देता हूँ लाहौर कलंदर्स को। वो हमेशा यंगस्टर्स को प्रमोट करते हैं, चाहे वो हारिस रऊफ हो, चाहे वो सुहेल अख्तर हो, फखर जमान हो। ये खासा जो है सिर्फ एक फ्रेंचाइज का है, और वो है लाहौर कलंदर्स। बिल्कुल ऐसे, और इस पर उसने डिलीवर भी किया है। 5 मैचेस में से 3 मैचेस जीते हैं, सिर्फ 2 मैचेस हारे हैं, 6 पॉइंट्स हैं। इस्लामाबाद के भी ये हालात थे, लेकिन पॉइंट्स उनके थोड़े से कम है, 0.337 है रन रेट जो है उसका, तो ये थोड़ा सा मसला आ रहा है उनको। लेकिन जिस तरह से अभी आपने सरफराज की बात की, तो उसके 4th नंबर पे कोयटा ग्लेडिएटर ही आ गया है, जिसने भी 5 मैचेस खेल लिए, जिनमें से 2 मैचेस जीते हैं, 3 हारे हैं, 4 पॉइंट्स हैं, और -0.041 उसका रन रेट है। क्या बनी इसके साथ, ये कहां से कहां निकल गई कोयटा ग्लैडिएटर? कोयटा ग्लैडिएटर्स के कैप्टन जो हैं सरफराज, वो खासा तनकीद के जद में रहते हैं। और जाहिर है कि आपको अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि उनकी एक कॉन्स्पिरेसी आई थी, ट्वीट्स के ऊपर बहुत सी बातें चल रही थी। पहले उनका एक हफीज के साथ मामला चलता रहा, मोहम्मद हफीज के साथ। सो आई थिंक कि सरफराज को मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप क्रिकेट के ऊपर कंसंट्रेट करें, अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो चौकों छक्कों पे निकालें, अपनी फ्रस्ट्रेशन अच्छे कैचेस लेके निकालें, बजाय इसके कि आप और अगर विकेटों सर, अगर अगर इसके पीएसएल के बीच में इतनी क्रूशल सिचुएशन में अगर आपने सलमान बट का जवाब देना है, तो बस सलाम है फिर आपको। बिल्कुल, यू आर देखिए ये एब्सोल्युटली राइट। देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो फिर आप अपने नाक़दीन को मुस्कुरा के देखें, और अपनी सारी तवज्जो जो है वो ग्राउंड के बाहर को छोड़ के सिर्फ ग्राउंड के अंदर रखें। जब आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो फिर आपके नाक़दीन आपके हमायती बन जाएंगे। और ऐसा, ये बहुत सिंपल सा एक फार्मूला है, और ऐसा करके दिखाया मोहम्मद रिजवान ने। आपको याद होगा सिकंदर बख्त साहब ने जियो टीवी पे एक बात की थी आलिया रशीद साहिबा के लिए, जब वो रिजवान की हमायत में बोली कि उनकी टेक्निक बहुत अच्छी है। तो सिकंदर बख्त साहब ने कहा था, अब आप किचन में काम करने वाली खवातीन हमें टेक्निक के बारे में बताएंगी। लेकिन लकीली मैं अभी एक प्रोग्राम देख रहा था, तो सिकंदर बख्त कह रहे थे कि रिजवान रिजवान की तो बात ही ना करें, वो तो वर्ल्ड क्लास बैटर है। सो यू नो कि ये फिर ये होता है कि जब आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिर जो आपके नाक़दीन है वो आपके हमायती बन जाते हैं। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स में अच्छी चीज ये हुई है कि जेसन रॉय जो है वो आ गए। अच्छा, सिकंदर और ने आपने आलिया आलिया रशीद तो बहुत पुरानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, उनके बारे में उन्होंने ये कहा था, वो तो बहुत सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है आलिया, तो जी बहुत जी अरसे से मैं वो लकीली इस फील्ड में। मैं लकीली प्रोग्राम देख रहा था कि जब आलिया रशीद ने कहा था कि सरफराज और रिजवान की बात हो रही थी, तो आलिया ने कहा कि रिजवान की टेक्निक, बैटिंग टेक्निक जो है वो सरफराज से बेहतर है। तो सिकंदर साहब जो है वो सीख पा हो गए कि अब आप मुझे सिखाएंगी, और वो लोग सिखाएंगे जो किचन में काम करते हैं हमें, हम तो ऐसी माय बातें नहीं। गॉड, माय गॉड। तो खैर एनीवेज वो फिर अब रिजवान ने तो साबित कर दिया है कि जनाब आलिया रशीद साहिबा ठीक कह रही थी। और मैं 2016 से इरफान को इरफान साहब, मैं 2016 से इरफान को, 2016 में मेरा डेब्यू हुआ था कमेंट्री का नेशनल T20 में। मैं उस वक्त से इनको फॉलो कर रहा हूँ, और मैं उस वक्त से कह रहा था कि रिजवान पाकिस्तान का एसेट है और ये बनेगा। सो इसमें क्रेडिट देना चाहिए मिसबाह उल हक को, जिन्होंने बार बार रिजवान को मौका दिया, और रिजवान ने साबित किया कि इज द बेस्ट। सो कमिंग बैक टू दी कोयटा कोयटा ग्लैडिएटर्स, ग्लैडिएटर्स। जेसन रॉय वहां पर आ चुके हैं। सो आई थिंक के जेसन रॉय के आने से टीम में थोड़ी सी स्मूथनेस आई है, बैटिंग थोड़ी सी तगड़ी हुई है। और दूसरी जानिब मैं ये समझ रहा हूँ कि हसनैन के जाने से जो अभी खला आया है, जाहिर है उनकी बॉलिंग को वो एकदम पुर तो नहीं होगा, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स, बेशक आप ये मेरा शॉट संभाल के रखिएगा, कोई ज्यादा बड़ा मौका नहीं मार सकेंगे। ये मेरा शॉट संभाल लें, PSL 7 में कोयटा ग्लैडिएटर्स इससे बड़ा मार्का नहीं मार सकेंगे। अफरीदी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? उसका लास्ट टूर्नामेंट है।
सर शायद आफरीदी साहब जो है वो सारी उम्र 137 बॉलों पे सेंचुरी करके उन्होंने 400 मैच खेल लिए। इसके अलावा 400 मैचों में अगर उन्होंने 20 मैच जितवाए हैं तो मैं उनको एक ऑर्डिनरी सा प्लेयर मानता हूँ। टेस्ट क्रिकेट भी बहुत कम खेले हैं। सो मेरी बात से किसी की दिल आज़ारी ना हो जाए तो मैं बस ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। ठीक हो गया। चले इस पे एक अलग दोबारा से बहुत सी बातें निकल रही हैं जिन पे पूरा पूरा प्रोग्राम जो है वो हो सकता है। क्वेटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी जो है ना वो साथ साथ चल रहे हैं, कभी ऊपर नीचे हो रहे थे जैसा लाहौर और इस्लामाबाद हो रहा था। तो पेशावर ज़ल्मी का भी यही सूरत हाल है कि 5 मैच खेले हैं, 2 मैच जीते हैं, 3 हारे हैं और 4 पॉइंट्स हैं और उनका जो रन रेट है -1.83 है, 1.183 है। पिशावर जेल में भी कभी टॉप नॉच में होता था। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के तो क्वेटा ग्लैडिएटर पिशावर तो मैचलेस होते थे पहले, क्या हुआ? देखिए पिशावर ज़ल्मी का सबसे बड़ा मसला जो है उनकी मैनेजमेंट है और मुझे ऐसा लगता है कि जो टीम ओनर हैं जावेद आफरीदी वो बहुत ज्यादा टीम के ऊपर प्रेशर भी डालते हैं। नॉन ये मेरी सीरियस हो राय गए, है। अब पहले सीरियस थे बहुत। लेकिन आप देखिए ना डैरन सेमी को ड्यूरिंग पीएसएल आप उनको कैप्टन बनाते हैं, फिर ड्यूरिंग पीएसएल आप उनको हटा देते हैं। मैचेस के दौरान आप कहते हैं कि आप हमारे हेड कोच हैं। इससे आपके माइंडसेट का पता चलता है। फिर आप कामरान अकमल के साथ यही बात करते हैं, कामरान अकमल आपसे नाराज हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में तो मसला आ रहा है ना कि आप वो डैरन सेमी जो आपकी आंख का तारा होते हैं, पेशावर ज़ल्मी को चैंपियन बनाते हैं और वो लड़खड़ाते पाँव के साथ खेलते हैं, अपना बेस्ट देते हैं और पाकिस्तान में हर जगह पेशावर ज़ल्मी के ब्रांड को प्रमोट करते हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट को प्रमोट करते हैं। आपका माइंडसेट ये होता है कि आप उनसे 4 मैच खिला के उसके बाद कहते हैं अब आप हेड कोच बन जाएं। तो इस तरह नहीं होता। और पेशावर ज़ल्मी देखिए, पेशावर ज़ल्मी का एक और बड़ा मसला ये है कि आप वहाब भी खेल रहे हैं, शुएब मलिक भी खेल रहे हैं, राइट? सो एक नयाम में 2 तलवारें जो हैं बड़ी मुश्किल से समाती हैं। इसको भी ज़रा ज़हन में रखिएगा। और बाकी ये हज़रतुल्लाह ज़ज़ई उनके जो एक बहुत बड़ा उनका एक नाम है हज़रतुल्लाह ज़ज़ई का, लेकिन मेरा ख्याल है कि पीएसएल की हर फ्रेंचाइज ने काम कर लिया कि उनको कैसे आउट करना है। तो अगर आप मुझे भी मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर मैं हज़रतुल्लाह ज़ज़ई को बॉलिंग करूँ तो मेरा ख्याल है मैं उनसे 2-3 छक्के खा के उनको आउट कर सकता हूँ। तो इतनी बड़ी बात नहीं होती टी20 आउट क्रिकेट में। कर अगर थका आपने दूं। 2 छक्के खा लिए, आप विकेट लेने सबको पता है कि वो स्लो डिलीवरी पे, शॉर्ट पिच डिलीवरी पे और जो विद इन द विकेट डिलीवरी है उस पे वो स्ट्रगल करते हैं। इसके अलावा वो विर्थ मिले तो वो मारना शुरू कर देते हैं। सो पेशावर ज़ल्मी हाँ, उनकी उनकी जो है उनकी कोटा टाइमिंग आउट हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ऐसा ही, ही है ना। जी, तो मेरा ख्याल ये है कि पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स बिल्कुल बस ऐसे, एक बिल्कुल ऐसी ऐसे। ऐसी टीम्स हैं। और जावेद आफरीदी को मैं यही कहूंगा कि वो जरा पीएसएल वो आपके इंतजामिया को तो देखें लेकिन टीम के मामलात में जरा कम ही आया करें ताकि वो उनकी टीम जो है वो कम परफॉर्म। इंटरफेयर करें, जी जी कम जी। इंटरफेयर करें। अच्छा, जिस तरह से मुल्तान सुल्तान ने जो है एक किस्म की तारीख रकम की कि उसने 5 मैचेस में से कोई मैच नहीं हारा, तो इस तरह से इस बार कराची किंग्स ने भी एक तारीख रकम की कि उन्होंने 5 मैचेस में से कोई मैच भी नहीं जीता। 5 मैच, पांचों के पांचों हारे और उनकी जो नेट रन रेट है वो -1.136 है, जो अनफॉर्चुनेटली पेशावर जल्मी से बेहतर है 5 मैच हारने के बाद भी। जी तो बिल्कुल आप इस बारे में भी बिल्कुल आप आपको बताइएगा कि ये बाबर जो है वो बाबर क्या रिजवान के सदके जीत रहे थे या क्या सिचुएशन थी? देखें, ये जो बात है ना कि बाबर किसके सदके जीत रहे थे और अब जब उनको एक मौका मिला है कि वो एक फ्रेंचाइज को जो है वो लीड कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि थोड़ा सा बाबर को भी टाइम देना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये कि कराची किंग्स को परफॉर्म ना करना बाबर की मेरा ख्याल है 10-20% मिस्टेक्स है, लेकिन वो बुनियादी गलती है। और बुनियादी गलती वो ये है कि जब टीम पिक हो रही थी तो बाबर को स्टैंड लेना चाहिए था। अगर तो ये टीम बाबर की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पिक हुई है और वसीम अकरम का किरदार कम था और सलमान इकबाल का किरदार कम था, फिर भी गलती बाबर आजम की है कि बाबर आजम को बोल्ड डिसीजन करना चाहिए था और उनको कहना चाहिए था इस टीम के साथ मैं नहीं आ रहा। एक बात। दूसरी बात, बाबर आजम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उनके जो फॉरनर प्लेयर्स हैं, क्रिस जॉर्डन तो अभी ज्वाइन किया है, या नबी हैं, या जो दूसरे प्लेयर्स हैं,
वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं। फिर उनको ये भी नहीं अंदाजा था कि मोहम्मद आमिर जो हैं वो अनफिट हो जाएंगे, क्योंकि मोहम्मद आमिर से काफ़ी जो है वो तवक्कुआत वाबस्ता है। और फिर शर्जील खान की बात की जाए तो शर्जील खान का कैरेक्टर हमेशा से डूबियस रहा है, और वो जाहिर आपको पता है कि सज़ा भी काट कर आए हैं मैच फिक्सिंग में। तो अभी भी उनके फिटनेस जो है वो इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आप 40 रन तो बना लेंगे, लेकिन 20 ओवर फील्डिंग कैसे करेंगे? और आप अगर अच्छे कैचेस नहीं ले सकते, अच्छे रन आउट अपनी टीम को नहीं करके दे सकते, तो फिर आप एक T20 के लिए परफेक्ट चॉइस नहीं हो सकते। सो आई थिंक बाबर आजम जो हैं उनकी बैटिंग की जो क्लास है उस पर मैं कोई बात नहीं करूंगा, वो वर्ल्ड क्लास बैटर हैं। और वो अगर अपनी फिनिशिंग के ऊपर काम कर लें कि गेम को फिनिश कैसे करना है, एक्सेलरेट कैसे करना है, तो आई थिंक कि वो बहुत जल्द विराट कोहली को क्रॉस कर जाएंगे क्लास के अंदर। मैं क्लास की बात कर रहा हूँ। सो अब अंडरस्टैंड ये करना है कि कराची किंग्स में भी सलमान इकबाल साहब हैं, उनके भी फोन कॉल्स चलती हैं। आई एम टेलिंग यू टू बी वेरी ऑनेस्ट कि इस प्लेयर को रखना है, इस प्लेयर को नहीं रखना। सो अब जब फ्रेंचाइज क्रिकेट में फ्रेंचाइज ओनर्स जो हैं वो ये समझ लेंगे कि ये प्लेयर्स जो हैं ये फ्रेंचाइज के नहीं मेरी मलकियत हैं, तो फिर टीम ऐसे ही परफॉर्म करेगी। और अब कराची किंग्स के लिए बहुत ही मुश्किलात हैं। हमारी दुआएं उनके साथ हैं, आपकी भी दुआएं होंगी जाहिर है उनके साथ। ठीक हो गया यार, आपका बड़ा अच्छा, हमने इनको समअप किया, लेकिन ऑब्वियसली व्लॉग बहुत लंबा हो गया। हम आपको जैसे ही दोबारा शुरू होते हैं मैचेस तो आपको गाए बगाए तंग करते रहेंगे। तब तक के लिए माय इजाजत प्लेजर दीजिए। सर, अल्लाह माय हाफिज। प्लेजर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।